नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि लगातार आप पढ़ रहे होंगे। हमारे द्वारा जो क्लास आपको दी जा रही हैं और अपलोड की जा रही हैं, लगातार पढ़ाई जा रही हैं, उन क्लासों को आप पढ़ते रहिए पूरे अनुभव के साथ। और पुराने पेपरों के आधार पर जीएस की क्लासेस मैं बता रहा हूँ, टॉप 50 क्वेश्चंस की आपको हिंदी की क्लासेस जो भी लेखक और रचनाएं की मेरे द्वारा पढ़ाई गई हैं, और भी सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। पुराने पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स में, उसी के आधार पर मैं सारी क्लासों को आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास को आप शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करना भी ना भूलें, और नए चैनल पर आप जुड़े हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम जो क्लास आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है इस क्लास का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है जो है ना। तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के मतलब भूगोल के 50 क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और एक एक प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है जो आजकल ट्रेंड में है, और इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, है ना। ऐसे नहीं हल्के फुल्के प्रश्नों का जमाना गया, समझ लीजिए आप। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट आपको, प्रश्न के साथ भी, है ना। तो अंत तक बने रहेंगे। देखते हैं, ये भूगोल की क्लास है हमारी ज्योग्राफी की। तो भूगोल क्लास नंबर 4 यूपी पुलिस स्पेशल 2023। तो पहला प्रश्न हमने लिया है भारत का देशांतर के 2 समय लिए हैं हमने। भारत के देशांतर के कितने समय लिए हैं हमने? 2 समय लिए हैं भारत के देशांतर के, है ना। इन दोनों समयों को आप देखिएगा, ये दोनों समय आपको पढ़ने को मिलेंगे भारत के देशांतर के। पहला जो समय लिया है हमने वो लिया है 68 डिग्री 7, और दूसरा समय है हमारा 97 डिग्री 25। ठीक है, ये समय लिया है। देशांतरों का विस्तार पूर्व से पश्चिम में है। देशांतरों का विस्तार कौन सी दिशा से है? पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है देशांतरों का विस्तार। इन दोनों समयों को आप पढ़िएगा। अगर 68 वाले देशांतर की बात करें तो जो 68 डिग्री का जो हमारा देशांतर है, ये कौन से राज्य का है? ये गुजरात का है। ये वाला जो देशांतर का समय है ये कौन से राज्य का है? गुजरात का। ठीक है, और जो 97-25 वाला जो समय है हमारा, ये कौन से राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये नोट कर लीजिएगा। भारत के सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जिन दोनों राज्यों में 2 घंटे का अंतर है समय में, और वो दोनों राज्य एक पूर्व में है भारत के में और एक पश्चिम में है भारत के में, है ना। अगर आपसे देशांतर में मानक समय पूछी जाती है तो मानक समय रेखा भी आप बता देंगे, पूछा जाता है प्रश्न। गुजरात की मानक समय क्या है? तो गुजरात की मानक समय रेखा है 68.7, और अरुणाचल प्रदेश की मानक समय रेखा है 97.25, है ना। ये मानक समय रेखा है। इन दोनों देशांतरों के बीच में जो देशांतर है भारत के, पूर्व से पश्चिम में अगर हम चलेंगे, यात्रा करते हैं, या पश्चिम से पूर्व में यात्रा करते हैं, या आप ऐसे समझो इसे, जैसे अभी हैं हम अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है सबसे पहले। अरुणाचल प्रदेश से हम कहाँ तक की यात्रा करते हैं? गुजरात तक। यदि आते हैं तो 30 देशांतरों का अंतर है दोनों राज्यों में। कितने देशांतरों का? 30 देशांतर का, है ना। और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट का अंतर। तो 4 से गुणा कर लीजिए 30 में, तो कितना निकल के आएगा? 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे का। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का अंतर आता है? 2 घंटे का अंतर रहता है हमारे भारत में, है ना। और ये मानक समय रेखा है। एक पॉइंट तो लिख लेना, दोनों राज्यों के मध्य में कितनी देशांतर रेखाएं? 30 देशांतर रेखाएं, ये भी नोट कर लेना, है ना। अगले पॉइंट की बात करेंगे। वर्ष 2004 में इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे कैसा है? दक्षिणी पॉइंट है भारत का सबसे। वर्ष 2004 में इंदिरा पॉइंट सुनामी की लहरों से क्या हो गया था? डूब गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। सरकार ने इसे दोबारा से स्थापित किया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी की लहरों के कारण डूब गया था। कहाँ पे स्थित है ये? अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप में स्थित है। ये भी लिख लेना कौन सी जगह, एग्जैक्ट इसकी जो लोकेशन है वो निकोबार द्वीप में स्थित है। तो 2004 में सुनामी आई थी, समुद्र की काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें थी, कई फुट कई मीटर ऊंची लहरें, तो उससे ये डिस्ट्रॉय हो गया था, बिल्कुल नष्ट हो गया था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला पॉइंट है विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है, दुनिया का टोटल पूरा विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है, उसका 2.4% क्षेत्रफल कहाँ पे है? भारत के भीतर है। भारत का क्षेत्रफल है ना। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल कहाँ पे स्थित है? भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व की कुल जनसंख्या। मान लीजिए विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट है? 100%। ऐसी माना हमने
कि जो दुनिया का क्षेत्रफल है वो कितना है 100%, तो 100 में से 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। 100% में से भारत की जो जनसंख्या है या भारत में जो जनसंख्या रहती है वो कितनी है 17.5%। भारत की जनसंख्या थी, कौन सी जनगणना को हम पढ़ते हैं तो 2011 की जनगणना के हिसाब से आंकड़े। ठीक है, आराम से नोट करते चलें। अगला पॉइंट है भारत के उत्तर पश्चिम में, देखो दिशा है, दिक्कत नहीं लेनी, कौन सी दिशा है उत्तर और पश्चिम, मतलब कौन सा हिस्सा आ गया उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में राजस्थान वाला या राजस्थान से ऊपर वाला पढ़ सकते हैं हम, है ना। और उत्तर पूर्वी सीमा, जे उत्तर के साथ साथ पूर्वी सीमा हो गई भारत की। कैसे पर्वत पाए जाते हैं इन दोनों सीमाओं पे, बलित पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे पर्वतों की स्थिति है इन सीमाओं में भारत में, वलित पर्वत पाए जाते हैं, मतलब यंग पर्वत पाए जाते हैं, युवा पर्वत। वलित का मतलब नए पर्वत जो जिनका निर्माण अभी हुआ हाल ही में, हाल ही का मतलब अभी नहीं, हजारों साल भी हो गए इनको मान लीजिए, है ना। ऐसे जैसे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो भारत में उत्तर के साथ पूर्वी सीमा पर और उत्तर के साथ पश्चिमी सीमा पर कैसे पर्वत हैं, वलित पर्वत फैले हुए हैं। आगे इनके उदाहरण में बताऊंगा आपको। ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, जैसे मैंने समझा दोबारा देखो, 2 घंटे का अंतर, ये प्रश्न पूछा गया कई बार। 2 घंटे का अंतर कौन कौन से राज्यों में आता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समयों में अंतराल है ना। जो दोनों राज्यों के जो समय है वो कितने अंतर पे चलते हैं, 2 घंटे के अंतर पे। तो दोनों राज्यों में 2 घंटे का अंतराल है। और कितने देशांतरों का है, 30 देशांतर पड़ते हैं दोनों राज्यों के बीच में, है ना। तो चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है, तो 4 से हमने गुणा किया तो 0 और 4 × 12, तो कितने मिनट निकल के आई 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। तो इस वजह से 2 घंटे का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कौन से राज्यों से नहीं जाती है। अक्सर करके यही ऑप्शन देखे गए कई बार। तो देखिए, कर्क रेखा का संबंध उड़ीसा से नहीं है, उड़ीसा से होकर के नहीं जाती है, ना बिहार से होकर के जाती है और ना उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। इन 3 राज्यों को तो रट लेना, कई बार जब भी कर्क रेखा पूछी जाती है तो तीनों राज्यों में से कोई ना कोई एक राज्य पूछा जाता है। कर्क रेखा इन तीनों राज्यों से होकर नहीं जाती है, वाला पॉइंट है ये, नहीं गुजरती है। और बाकी की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जाती है। जिन 8 राज्यों में मिजोरम है, त्रिपुरा है, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा लंबाई तय करती है मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है इसकी, है ना। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, बांसवाड़ा जिला पड़ता है राजस्थान का, वहां होकर के ये निकल रही है कर्क रेखा। ठीक है, और कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में, क्योंकि बिल्कुल बीचा बीच में है कर्क रेखा। तो एक हिस्सा भारत का ऊपर है उत्तर वाला और दक्षिण वाला नीचे है, तो 2 हिस्सों में विभाजित करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ये भी नोट कर लेना। कर्क रेखा कौन से अक्षांश पे है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर, है ना, ये नोट कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, उत्तराखंड एक राज्य है, दूसरा है हमारा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राज्य है बंगाल और 5वां राज्य है हमारा सिक्किम। इन सभी राज्यों से कौन से देश की सीमा लगी है, नेपाल। ये सभी राज्य कौन से देश से सीमा बनाते हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं, नोट कर लेना। कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हैं। 5 राज्यों की सीमा कौन से देश से लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई है, ये नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ना। और नेपाल से बहुत सारी नदियां आती हैं जो कि सबसे ज्यादा कहां पे बहती हैं, या तो यूपी में बह रही हैं या फिर बिहार में बहती हैं, यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा। तो नोट कर लेना, जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, भारत का अक्षांश का विस्तार पूछ लिया जाता है कभी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। भारत का कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, कौन से अक्षांश से लेकर के कौन से अक्षांश तक है, तो ये नोट करना अच्छे से, आराम से। और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर से लेकर, उत्तर दिशा ही पढ़ते हैं यहाँ पे, उत्तर जोड़ते हैं ना, कितना है 8 डिग्री 4 अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अक्षांश तक भारत का उत्तर में ही विस्तार है, या भारत स्थित है इसी अक्षांशीय विस्तार में। कौन से अक्षांशीय विस्तार में स्थित है, एक बार फिर देखो, भारत का जो विस्तार है अक्षांश के हिसाब से वो 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर दिशा से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में भारत, पूरा का पूरा भारत स्थित है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से समझो, आप समझे, आप कहेंगे गुरुजी समझ में नहीं आया, तो कैसे, देखो भैया राज्य को समझो आप। यहाँ पे
जो 8 डिग्री 4 जो अक्षांश है वो कहाँ पे है, ये वाला जो अक्षांश है ये है आपका बिल्कुल दक्षिण भारत के राज्य कौन से, केरल। ये वाला अक्षांश कहाँ पे है, ये केरल में स्थित है। ठीक है, 8 डिग्री 4 अक्षांश, ध्यान रखना, इससे और भी क्वेश्चन आएगा बनेगा। और 37 डिग्री 6 अक्षांश कहाँ पे स्थित है, ये वाला जो अक्षांश है वो कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है ये अक्षांश, कश्मीर में। तो बात समझ में आई आपकी। यदि प्रश्न ऐसे आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, भारत कौन से दो अक्षांशों के बीच में स्थित है ना, तो उत्तर से दक्षिण हो गया हमारा अक्षांश का विस्तार पूरा। तो दक्षिण में जो अक्षांश है हमारा वो 8 डिग्री 4 है, केरल में, केरल वाली सीमा पे पड़ता है। और जो कश्मीर तक हम जाते हैं तो 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है कश्मीर में। तो अक्षांशीय विस्तार इसको पढ़िएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री, कितना है ये, 23.5 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा जो स्थित है वो इसी अक्षांश पर स्थित है। और कर्क रेखा ही भारत को कितने भागों में बांटती है भैया, 2 भागों में बांटती है। भारत कितने भागों में बांटती है हमारे देश को, 2, एक उत्तर का हिस्सा और एक दक्षिण का। जैसे कि आप जानते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है, और कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से, है ना। ये नोट कर लेना, एक एक पॉइंट छूटेगा नहीं, चिंता ना करो, क्वेश्चन फंसेगा यहीं से, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं विश्व के, विश्व के ऐसे कौन से देश हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े हैं। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है आपके लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा देश बताइए क्षेत्रफल के आधार पर, विश्व का सबसे बड़ा देश। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन, चौथा है कनाडा, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। तो भारत कौन से नंबर पे आ गया भाई साहब, 7 में। तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर भारत है, और विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और दूसरा नंबर है कनाडा का, और तीसरा नंबर है अमेरिका का, फिर चाइना का नंबर है उसके बाद, और फिर उसके बाद चीन के बाद कनाडा और ब्राजील। ठीक है, और भारत के बाद भी 8वां लिख लेना अर्जेंटीना। जस्ट भारत के बाद कौन सा है क्षेत्रफल में, अर्जेंटीना है। ये हो गए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े देश। आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि प्रश्न ये भी भैया पूछा जा सकता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बताइए क्षेत्रफल के आधार पर। तो जरूरी नहीं है कि पहला रटना है, दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश अमेरिका है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर चीन है, चौथा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कनाडा है। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश स्थित हैं, 5। ये नाम कई बार भूगोल में पढ़ने को मिलेगा, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, कई बार हमारे नेता भी बोलते रहते हैं, बड़े बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर के स्तर पर, प्रेसिडेंट के स्तर पर भारतीय उपमहाद्वीप का नाम लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप अगर नाम लिया तो उस उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं ज्योग्राफी में। तो देखिए, भारत तो है ही, भारतीय उपमहाद्वीप पढ़ रहे हैं। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान जो भारत में से बना 1947 में, तीसरा पड़ोसी भारत का नेपाल, और चौथा पड़ोसी भारत का भूटान, और 5वां पड़ोसी भारत का बांग्लादेश। सब भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, सब भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और भारत को मिला के क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है इन 5 देशों को, लिख लेना आराम से। ठीक है, प्रश्न आता है कि सब भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो भारत स्थित है 3 गोलार्धों में स्थित है। एक गोलार्ध और एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं, कितने गोलार्धों में, 3 में। एक तो उत्तरी गोलार्ध में है, कौन सी दिशा के गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आंसर डायरेक्ट दे देना आप, यहां से ये आंसर खत्म हो जाएगा आपका। देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और एक गोलार्ध और पढ़ लेते हैं हम, जैसा कि एनसीईआरटी बुक्स कहती हैं हमें, स्थलीय गोलार्ध। स्थलीय गोलार्ध में स्थित है भारत, है ना। वैसे स्थलीय गोलार्ध पॉइंट नहीं मिलेगा देखने को आपको हाली, लेकिन जो एनसीईआरटी पुस्तकों में लिखा है 2 ही गोलार्ध पाए जाते हैं। हमेशा भारत की स्थिति पूछता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सिर्फ एक ऑप्शन आएगा तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
अगर उत्तरी गोलार्ध नहीं आया तो भारत पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर और अक्षांश के हिसाब से, ठीक है। और स्थलीय गोलार्ध, तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी। जो हिमालय है वो दुनिया की कैसी है, सबसे ऊंची श्रेणी है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है या सबसे ऊंची श्रेणी है हिमालय पर्वत, है ना। और उदाहरण के तौर पर एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, कौन से देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। इसी वजह से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहा जाता है, हिमालय पर्वत को कहा जाता है। हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे धौलागिरी की बात करूं, अन्नपूर्णा की बात करूं, नंदा देवी की बात करूं, मैं कंचनजंगा की बात करूं, गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 कहाँ पे है, सब हिमालय में है। इस वजह से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। लगभग 7200 किलोमीटर में फैली हुई है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर जो एक देश है, आपने सुना होगा, इक्वाडोर है और इसकी राजधानी क्वेटो है मेरे ख्याल से। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटापेक्सी के नाम से। वहां से शुरू होती है और उससे ऊपर से शुरू होती है, वैसे तो ऊपर से शुरू होकर के दक्षिण तक फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला। 7200 किलोमीटर, 7200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। दुनिया की सबसे लंबी है, या पृथ्वी की सबसे लंबी, यह धरातल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यह दुनिया की लंबी है और दुनिया की सबसे ऊंची हिमालय है, आराम से नोट कर लेना। अगला प्रश्न है कंचनजंगा के बारे में लिखा है हमने। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, वैसे तो सिक्किम में ही है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पे पड़ते हैं हम। 8598 मीटर इसकी हाइट है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 8598। लिख लेना, बड़ा चर्चा में रहता है कंचनजंगा वाला पॉइंट। 8598 मीटर कंचनजंगा सिक्किम का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। अब देखो प्रश्न मैंने लिखा है, थोड़ा सा हल्का सा डीप लिखा है, आपको नॉलेज ही होगी। वैसे तो प्रश्न ऐसे ही आएगा कि ये वाले पर्वत शिखर कौन से राज्य में स्थित है। बच्चों के कंपटीशन ज़्यादा हाई है तो थोड़ा सा आपसे विस्तार में भी पूछ सकता है प्रश्न को, तो आप विस्तार तक पढ़िए, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछिएगा, शेयर करते रहिए क्लास को, ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको पढ़ने को, ठीक है। तो देखिए इन चोटियों को मैंने लिखा है, पर्वत श्रेणियों को, सॉरी पर्वत चोटियों को लिखा है हाईएस्ट पीक हैं जी, अपने अपने इलाकों की, अपने अपने राज्यों की। तो इनका जो क्रम है वो क्रम है पश्चिम से पूरब में। ये क्रम लिखा है मैंने, कैसे, पश्चिम से, पश्चिम दिशा से कौन सी दिशा में चलेंगे भाई साहब, हम पूरब में चलेंगे। पश्चिम से पूरब दिशा में जो लिखा है मैंने क्रम, है ना। तो देखिए अब आप राज्य लिखते जाना आराम से, मैंने राज्य नहीं लिखे हैं। कामेट एक चोटी का नाम है जो कि कहाँ पे स्थित है, यूके में, उत्तराखंड में स्थित है। कामेट पर्वत चोटी कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। क्रम से चल रहे हैं तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद और आगे चलेंगे तो ये भी उत्तराखंड में, ये नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड या कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो कि गढ़वाल का हिस्सा भी है, ये गढ़वाल हिमालय का भी हिस्सा है ना। नंदा देवी को नोट कर लेना। क्रम से चल रहे हैं, सबसे पहले कामेट है उत्तराखंड में, फिर आगे चलेंगे पूर्व की तरफ थोड़ा सा तो नंदा देवी का क्रम है। नंदा देवी के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम धौलागिरी पे चलेंगे। तो धौलागिरी के लिए उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य पड़ेगा, नेपाल। जैसे ही उत्तराखंड को हम क्रॉस करेंगे, जब चलेंगे आगे तो नेपाल है। नेपाल चौके उत्तराखंड से लगा हुआ है, इस पॉइंट को नोट करना, सीमा लगी है आपस में, है ना। तो नेपाल में कौन सी चोटी है, धौलागिरी। लिखते चलना है एक एक, है ना। नेपाल में कौन सी है, धौलागिरी है नेपाल में। वहां से थोड़ा सा और आगे नेपाल में चलेंगे तो अन्नपूर्णा है। ये भी कहाँ पे है, नेपाल में, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पे, नेपाल में। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एवरेस्ट है, और एवरेस्ट आप जानते ही हैं, सब बच्चे जानते हैं, नेपाल में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। क्रम से चल रहे हैं हम एक एक करके। एवरेस्ट के बाद और आगे हम चलेंगे तो कहाँ पे आएंगे, नेपाल के बाद सिक्किम में प्रवेश कर जाएंगे भाई साहब। और सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता ही है क्या है, कंचनजंगा। तो यदि ऐसे प्रश्न आ जाए कि भैया हमें पश्चिम से पूरब में बता दो क्रम, और आपसे ऐसे नहीं पूछेगा इतनी मैंने लगा रखी है, जो तो आपको याद कराने के लिए 2-3 लिख देगा और उसी का क्रम पूछ लेगा। तो क्रम है जो याद रखना, सबसे पहले कामेट, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद नेपाल में आएंगे धौलागिरी, फिर नेपाल में अन्नपूर्णा, फिर नेपाल की एवरेस्ट, और फिर सिक्किम में कंचनजंगा। और सिक्किम के बाद भी जा सकते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम के बाद भी हम अरुणाचल प्रदेश में जा सकते हैं भाई साहब। और अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बारुआ।
एक और लिख लेना आप, अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी नामचा बारुआ है। ठीक है, ये क्रम है पश्चिम से पूर्व, और पूर्व से पश्चिम में पूछ ले तो उधर से लगा देना। नामचा बारुआ से शुरू करके कंचनजंगा, एवरेस्ट, और उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, इनको लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ताप्ती नदी तो पढ़ी होगी आपने खूब, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी में बैतूल की पहाड़ियों से, सॉरी माफ कीजिए, मुल्ताई की पहाड़ियों से। बैतूल तो जिला है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। अच्छा, निकल के कहाँ बह रही है, ये प्रश्न लिया है हमने। नर्मदा के समानांतर बहती है ताप्ती नदी, काफी प्रसिद्ध नदी है, जो कि खम्मात की खाड़ी में जाकर गिरती है एस्चुरी बनाते हुए। दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बहती है, जे मध्य में जब आती है तो इसके ऊपर है सतपड़ा और इसके दक्षिण में है महादेव। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में बहती है, जे सतपड़ा और महादेव पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है, और नदी का नाम है ताप्ती नदी। इस नदी पर गुजरात में दो प्रसिद्ध बांध हैं। कितने बांध हैं? दो प्रसिद्ध बांध, नोट कर लीजिएगा। एक काकरा पार बांध है और दूसरा है उकाई बांध। दोनों कहाँ पे स्थित हैं? ताप्ती नदी पर स्थित हैं। और ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर स्थित है गुजरात का, ये भी नोट कर लेना। कौन सा शहर? सूरत शहर। ठीक है, जो कि सूरत के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सूरत, हीराओं के लिए जाना जाता है। और आपको कभी अपनी सूरत देखनी हो तो सूरत जाइएगा, वहीं अपनी सूरत देख के फिर वापस आइएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा को एक नदी है जो विभाजित करती है। कौन सी नदी काटती है कर्क रेखा को? माही नदी। कर्क रेखा सॉरी, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है मेरे भैया? माही नदी काटती है कर्क रेखा को। ठीक है, विभाजित करती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, है ना। अरावली पर्वत श्रेणी के पास से होकर के बहती है और कर्क रेखा को विभाजित करती है माही नदी। पॉइंट नोट कर लेना। कौन सी नदी? माही नदी। अब तीन नदियां ली है मैंने, जो उत्तर प्रदेश में कई बार पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष पूछी जाती हैं, विशेष स्थान है इनका उत्तर प्रदेश और बिहार में बात करें, क्योंकि यूपी और बिहार क्या है? सीमा बना रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी, है ना। यूपी और बिहार आपस में सीमा बनाते हैं बहुत लंबी चौड़ी, और दोनों ही राज्य नेपाल से लगे हैं। उत्तर प्रदेश भी नेपाल से लगा है और बिहार भी नेपाल से लगा है। ठीक है, जैसे कोसी नदी पूछ ली जाए आपसे, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाई थान की पहाड़ियों से, नेपाल से। कौन से देश से निकलती है? नेपाल से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल में धौलागिरी के पास से निकलती है, ये भी नेपाल से ही निकलती है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में आती है ये नदी, ये भी बिहार में ही आती है, इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। अगली नदी ली है हमने घाघरा नदी, ये भी नेपाल में मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, मापचा चुंग ग्लेशियर से। और इसे क्या बोलते हैं वहां पे? कर्णाली नदी। किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है घाघरा नदी को, वहीं पर। ठीक है, और बहराइच के बाराबंकी के पास आकर के ये किस में मिल जाती है? बहुत सारे जिलों से बहती है यूपी में घाघरा नदी, है ना। इसे यूपी की नदियों में पढ़ा दूंगा मैं, एक बार यूपी स्पेशल में नदियों को लूंगा। हाल फिलहाल आप जगह याद रखना कि घाघरा कहाँ से निकलती है? नेपाल में मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैदान, जो उत्तरी भारत के मैदान है, कौन से? ऐसे उत्तरी कर लेना। उत्तरी भारत के जो मैदान हैं वो कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं? जलोढ़ मिट्टी से। उत्तर भारत के मैदानों में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है भाई साहब? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भाई साहब, उत्तर भारत के मैदानों में सबसे ज्यादा। अब प्रश्न आता है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कौन सी नदियों ने किया है? जल धन ओढ़, जल के द्वारा बनी हुई मिट्टी को जलोढ़ नाम दिया गया है। तो गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के द्वारा इस मिट्टी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, गंगा के साथ आप ब्रह्मपुत्र भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु भी पढ़ते हैं वैसे इनके साथ में हम, लेकिन स्पेशली जलोढ़ मिट्टी का निर्माण उत्तर भारत वाले हिस्से में, जैसे कि यूपी है, बिहार है, या यूपी बिहार के अलावा और हमारे मध्य वाले राज्य हो गए, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, और हिस्से हो गए बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्माण हुआ है उत्तर भारत के मैदानों का। ठीक है, नोट कर लेना कौन सी मिट्टी, और भारत में सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, सबसे बड़े पैमाने पे यही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार। जो पठार है, कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार। इसी को पढ़ते हैं हम दक्षिण का पठार। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो 3 सागर लगे हुए हैं हमारे, दक्षिण में कौन सा सागर है भारत के में? हिंद महासागर, पश्चिम में है अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी।
कोई भी स्थलाकृति या स्थल खंड या भूमि का हिस्सा जो तीनों ओर से सागरों से घिरा हो, कितने ओर से? तीन तरफ से, तीनों ओर से सागरों से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो इन तीनों सागरों से घिरा है, इसी वजह से इसको प्रायद्वीपीय पठार नाम दिया गया है। प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो कैसी है? मेज के समान। कैसा पढ़ते हैं? पठार होता ही ऐसा है, समतल होता है भैया, है ना। पठार कैसा होता है? समतल। मेज के समान आकृति है, या बोले तो त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। ये भी पॉइंट लिख लेना। प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुज के आकार की, जैसे त्रिभुज बनाते हैं हम, त्रिभुजाकार आकृति का पठार है। ठीक है, जो कि कौन सी चट्टानों से बना है? आग्नेय शैलों से निर्माण हुआ है इसका। कौन सी चट्टानों से? आग्नेय शैलों से। ठीक है, आग्नेय मतलब ज्वालामुखी फटने के कारण जो चट्टान बनी उसे आग्नेय शैल बोलते हैं। उन चट्टानों से बना है हमारा ये प्रायद्वीपीय दक्षिण का पठार, और इसे क्या बोलते हैं? क्या बोल देते हैं हम? दक्कन का पठार भी कह देते हैं। ये भी लिख लेना, क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, तीस्ता एक नदी ली है हमने यहाँ पे, जो कि सिक्किम की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। कौन से राज्य की है? सिक्किम की तीस्ता नदी, और चोलांगू झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये। कौन से पुत्र की? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दूसरी नदी ली है हमने यहाँ पे देहांग। देहांग अरुणाचल प्रदेश में बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ठीक है, देहांग नदी। तो तीस्ता और देहांग के मध्य में जो हिस्सा है, जो हिमालय है, इन दोनों नदियों के बीच के हिस्से को, तीस्ता और देहांग के मध्य के हिस्से को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? आसाम हिमालय बोलते हैं भैया भूगोल में। कौन सा हिमालय? आसाम हिमालय बोलते हैं, है ना। प्राकृतिक विभाजन भी किया गया है, प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का कैसा विभाजन है हमारे भारत में? प्रादेशिक, मतलब प्रदेशों के आधार पर विभाजन है ना। तो तीस्ता नदी और देहांग नदी का जो बीच का हिस्सा है उसका क्या नाम है? आसाम हिमालय है। नोट कर लेना। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? बताइएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमा। अच्छा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमा कौन कौन सी नदी बनाती है? तो नदियों को याद रखना, कौन सी नदियां बनाती हैं हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमा। तो देखो, हिमालय की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सबसे पूर्व में बह रही है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है सिंधु नदी। जे कहाँ बह रही है? सिंधु नदी बिल्कुल कश्मीर में बह रही है, और कश्मीर से कहाँ जाती है? जे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान कहाँ है? हमारे भारत के कौन सी दिशा में? पश्चिम में। तो इस वजह से सबसे पश्चिमी सीमा तो सिंधु बनाती है, और सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है हिमालय की। नोट कर लेना दोनों को। अगला प्रश्न लिया है हमने नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में कौन सा पठार है? ये प्रश्न आता है दक्कन का पठार। ये नोट कर लेना भाई। नर्मदा बह रही है ऊपर, और उसके दक्षिण में आएंगे तो कौन सा पठार है? दक्कन का पठार मिलेगा हमें उसके दक्षिण में आएंगे तो। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात जब होगी जब आपको पता होगा, याद होंगे, समझ रहे होंगे, है ना। अगला पॉइंट लक्षद्वीप से लिया है हमने। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी भी गए थे यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ाइए आप जो दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग, सैलानी, पर्यटक, उन्हें कहाँ घूमने जाना चाहिए? अपने ही देश में जाना चाहिए, लक्षद्वीप में जाना चाहिए। अरब सागर के दर्शन करने चाहिए वहाँ पे जाकर के, अरब सागर में डुबकी लगानी चाहिए वहाँ पे जाकर के, है ना। और वो देखने चाहिए, वो भी बहुत खूबसूरत तट है हमारे लक्षद्वीप के। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। प्रशासनिक राजधानी क्या है? वहाँ पे जो प्रशासन चलता है वहाँ से कवारत्ती। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ द्वीप है। ठीक है, इसकी राजधानी कवारत्ती, जिसमें कुल 36 आइलैंड शामिल हैं। कितने आइलैंड हैं? 36 टापू शामिल हैं, सभी को मिलाकर के लक्षद्वीप। ठीक है, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 में, 1973 से पहले जो इसका नाम था लक्षद्वीप का, वो क्या नाम था? 1973 से पहले लक्षद्वीप नाम कब आया इसका? 1973 में, है ना। उससे पहले लकाद्वीप बोलते थे इसको। कौन सा द्वीप? लकाद्वीप, और मिनिकॉय भी बोलते थे इसको। ये पुराने नाम है, लकाद्वीप कहते थे और मिनिकॉय कहते थे। लेकिन 1973 में सरकार ने क्या नाम रख दिया इसका? लक्षद्वीप। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है आपका अरब सागर में स्थित है। और किससे बना हुआ है? मूंगा की चट्टानों से, ये प्रवाल जीवों से, है ना। ये दूसरा पॉइंट मैंने वही लिया है, लक्षद्वीप प्रवाल जीवों के अवशेषों से बना हुआ है।
कौन से जीवों से बना है? प्रवाल जीवों के अवशेषों से बना हुआ है लक्षद्वीप, नोट कर लेना है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ले लिया भाई हमने। अब भैया जब लक्षद्वीप ले लिया तो अंडमान निकोबार बुरा मानता, वो ये कहता है भाई गलत कर रहे हैं गुरुजी, भाई हमें भी पढ़ाओ, ऐसा ना करो। तो इस वजह से हमने अंडमान निकोबार भी ले लिया। तो दोनों को समझो। प्रश्न लिया है हमने कि अंडमान निकोबार की जलवायु कैसी है। कहाँ की जलवायु? अंडमान निकोबार की। तो आपसे प्रश्न है, पहले तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से कि अंडमान निकोबार की अगर जलवायु पूछी जाए तो क्या आंसर देंगे इसके? अंडमान निकोबार की जलवायु कैसी है, जरा रख दी। तो देखो अंडमान निकोबार जो स्थित है, अंडमान निकोबार एक अंडमान हिस्सा है और एक निकोबार है। अंडमान उत्तर में है और निकोबार उसके दक्षिण में है, नीचे है। दोनों को मिलाकर के हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें कुल 222 द्वीपों की संख्या है। कितने द्वीपों की? 222 द्वीपों की संख्या है, जो कि बंगाल की खाड़ी में फैले हुए हैं। कौन सी खाड़ी में फैले हुए हैं? बंगाल की खाड़ी में। कहा जाता है कि काफ़ी लाखों या करोड़ों वर्ष पहले ये हिस्सा हिमालय का ही हिस्सा हुआ करता था। हिमालय में से अपरदन होने की वजह से या टूटने की वजह से जो टापू है, जो हिमालय का हिस्सा है, जो बंगाल की खाड़ी में अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो गया और इसका नाम अंडमान निकोबार है इस समय। ठीक है। तो भैया इसका जो हिस्सा है हमारा दक्षिणी हिस्सा, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार के निकोबार वाले द्वीप में। तो वहां से जो भूमध्य रेखा की दूरी रह जाती है, कौन सी रेखा की? भूमध्य रेखा की, वो 876 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 876 किलोमीटर। तो इस वजह से अंडमान निकोबार की जो जलवायु रहती है, जो क्लाइमेट रहती है, वो कैसी रहती है? भूमध्य सागर वाली क्लाइमेट है वहां पे, या विषुवत रेखीय क्लाइमेट पाई जाती है अंडमान निकोबार में। किस वजह से? क्योंकि उस रेखा के नजदीक होने की वजह से उसका प्रभाव रहता है उस हिस्से पर। ठीक है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा के नजदीक। तो प्रश्न आया कि भैया अंडमान निकोबार में जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? विषुवतीय। क्यों पाई जाती है? क्योंकि नजदीक है रेखा के बिल्कुल, इस वजह से उसी की क्लाइमेट वहां पे पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लेना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न लिया हमने, दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा कौन सा पर्वत श्रृंखला बनाता है, या कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है ना? जो दक्कन का पठार है या दक्षिण का पठार है, या इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण से हम उत्तर में चल रहे हैं सब पैदल पैदल। तो जब उत्तर में हम पैदल पैदल चले और उत्तर में पैदल चलते चलते हमने जब पठार को क्रॉस किया तो हम पहुंचे कि हमने देखा कि हमारे सामने क्या पड़ी है? एक पर्वत श्रृंखला। तो ये इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, उत्तर में स्थित है, मतलब किसके? दक्कन के पठार के में। तो उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है इसकी? विंध्याचल। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बनाती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगर किसी प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत शक समस्या हो तो कमेंट करके बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, स्वतंत्र हैं इसके लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर क्लास को करते रहिए। अगला प्रश्न हमने लिया है, सर्वाधिक समान जलवायु वाले 2 स्थान लिए हमने भारत के। इन दोनों जगहों की जो जलवायु है ना, वो कैसी है? सबसे ज्यादा समान जलवायु है, मतलब एक जैसा टेम्परेचर पाया जाता है। टेम्परेचर नहीं कहेंगे, गलत बोल दिया, टेम्परेचर तो मौसम में आ जाएगा, और मैं बात कर रहा हूं जलवायु की, क्लाइमेट की बात कर रहा हूं। तो एक समान क्लाइमेट पाई जाती है 2 इलाकों में, लगभग एक समान पाई जाती है। ठीक है, कौन से 2 शहरों में पाई जाती है एक समान? एक तो बंबई लिखना, और एक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक समान मौसम रहता है, एक समान जलवायु है। माफ कीजिए, फिर मौसम बोल गया मैं, मौसम अलग बात होती है ना, जलवायु अलग। जलवायु का मतलब एक जैसा, एक समान व्यवस्था वो रहना है ना, जलवायु का आवरण रहना। साल में 12 महीने होते हैं तो जलवायु एक जैसी होगी, वहाँ चेंज नहीं होगा। और मौसम क्या होता है? बदलता रहता है मौसम, है ना। तो ये 2 स्थान है हमारे भारत के, और 2 स्थानों में बंबई और एक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। जो तिरुवनंतपुरम स्थित है वो 8 अक्षांश पर स्थित है, 8 डिग्री अक्षांश पर है। कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए अक्षांश का ये रहा, भारत कौन से डिग्री अक्षांश पे है? तो 8 डिग्री 4 अक्षांश पे। तो ये 8 डिग्री 4 अक्षांश कहां पे है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है ये वाला अक्षांश। ठीक है, ऐसे समझो, मैं दोबारा समझा रहा हूं। 8 डिग्री 4 अक्षांश केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और अब हम चलते हैं मुंबई को अक्षांश को देखने, और मुंबई का लगभग अक्षांश है कितना? 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन फिर भी दोनों जगह की जो जलवायु है वो कैसी है? समान है, सबसे ज्यादा समान है भारत में। ऐसे प्रश्न आपके लिए और लाए जाएंगे, है ना।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें और क्लास के बारे में बताएं, क्लास कैसी लगी। अगर कहीं दिक्कत हो, शक समस्या आई हो आपके जीवन में इस क्लास के किसी तथ्य को, किसी प्रश्न को लेकर के, तो दोबारा समझा देंगे दूसरी क्लास में, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताइए और शेयर करते रहें। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को लेकर के इसी तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज हम चलाएंगे और अलग अलग टॉपिक बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है, और सुझाव भी देते रहिए। आपके जो भी सुझाव है हमारे लिए और बेहतर से बेहतर कोशिश करने की कोशिश करेंगे हम। नमस्कार सभी को, राधे राधे, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए सभी। नमस्कार।